हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। तो आज हम लोग एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि जेईई एडवांस 2027 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, हम एक मॉक टेस्ट का सीरीज लाने वाले हैं इस अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बियॉन्ड जेईई पे। तो इससे आपको क्या हेल्प होगा कि आप जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके देखो, और जिसके चैप्टर्स आप नहीं पढ़े हो उसके क्वेश्चंस को भी आप देखो किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। और जो बच्चे लीडर वगैरह में हैं जो कि 11 12 पढ़ चुके हैं उनके लिए काफी अच्छा है, मौका है कि आप अपने जो भी कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी आपको कमी लग रही है उसको आप देखो और आराम से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और फिर आप देख सकते हो कि आपकी डाउट कहाँ पर आ रहे हैं, आपकी कौन से पॉइंट वीक है, एंड देन आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं शेयरिंग। तो बेटा पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या है ये जो पहला क्वेश्चन है ये फोर, इसमें पहले सेक्शन में हम लोग फोर क्वेश्चंस रखे हैं। और इन सारे क्वेश्चंस में क्या है कि एक सेक्शन वन इज फोर क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, और निगेटिव मार्किंग -1 है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा। क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्मॉल बीड है, जो कि एक आप देख सकते हो कि ये जो एक स्मॉल बीड दे रखा है। तो एक स्मॉल बीड ऑफ चार मास एम एंड चार्ज क्यू, तो ये मास इसका एम है और चार्ज क्यू दे रखा है। इज थ्रेडेड ऑन अ स्मूथ नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग। एक नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन में जो एक स्मॉल एम और चार्ज क्यू का मास एम और चार्ज क्यू का दे रखा है, उस क्या है कि ये नॉन कंडक्टिंग जो सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस आर इस वर्टिकल प्लेन में उसको रखा गया है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो एक इस कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा है जो कि सेंटर ऑफ रिंग में पे प्लेस्ड है, ठीक है। द बीड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग। तो ये जो रिंग था बेटा, इस रिंग के हाईएस्ट पॉइंट से इसको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। द रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। तो ये वर्टिकल डायमीटर जो है ये आप देख सकते हो, ये वर्टिकल डायमीटर पे क्या कर रहा है कि जो रिंग है वो रोटेट कर रहा है। रोटेट आप किस तरीके से करेगा बेटा, तो ये वर्टिकल डायमीटर है तो इस तरीके से इसकी रोटेशन हो रही होगी, ठीक है। और इसके किस तरीके से रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके का मोशन होगा कि ये जो बीड है ये एक क्यू रोटेटिंग चार्ज पे ये मास m से रिलीज कर दिया गया, और इस स्मॉल क्यू की वजह से उसमें भी कुछ इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट आएगा। तो उसको हम लोग कंस्ट्रेंट करके क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या पूछा है। द बीड इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द रिंग। तो बीड जो होगा वो पूरे रिंग पे ही मूव कर सकता है, कंसिडरिंग द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग देखें, अच्छा आप ये देख सकते हो बेटा कि जो जेई एडवांस 2016 जब आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर बनाया था तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन डाला था कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको सॉल्व करना होता था क्वेश्चन। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ द बीड। तो मोशन ऑफ बीड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ठीक है देखते हैं बच्चों। ऑप्शन ए दे रखा है द फीड विल एग्जीक्यूट एसएचएम अबाउट द लोवेस्ट पॉइंट विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस। तो ये जो दो ऑप्शन हमें ए और बी दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बेटे, तो ये फीड विल एग्जीक्यूट एसएचएम अबाउट लोअर पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट, और अगर उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा में पूछा था, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। द विल नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम बिकॉज सूडो फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो आपने वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है द फील्ड विल रिमेन एट हाईएस्ट पॉइंट इफ ओमेगा इज स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी बाई आर प्लस क्यू क्यू अपॉन फोर टू एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू। तो ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन को हम लोग अप्रोच करते हैं। सॉल्यूशन में देखो बेटा, देखो द बीड इज, पहले तो हम लोग क्या देखना है, द बीड इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द रिंग इन द रोटेटिंग फ्रेम वी हैव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा अगर ये बीड पे अगर ये मास ये बीड इस तरीके से, जो हमारा रिंग इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो इस फ्रेम में अगर हम बैठ के देखेंगे
तो उसके ऊपर एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। और वो किस तरीके से होगा, वो रेडियली होगा, टुवर्ड द एक्सिस होगा। एंड कोरियोलिस फोर्स विच डज नो वर्क, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स है, इस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है कोरियोलिस फोर्स, तो उसका वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस रोटेटिंग फ्रेम में बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी रोटेटिंग फ्रेम में क्या होगा बेटा, इन रोटेटिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भीड़ इस तरीके से रिलीज हुआ होगा स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अगर हम इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे, तो इसने आर, जो आर कॉस थीटा का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया होगा, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। प्लस किसके वजह से, ये जो क्यू और क्यू के वजह से इन दोनों के वजह में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू क्यू अपॉन आर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू कैपिटल क्यू अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस। अब यहाँ पे जो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे ले रखा था, हाफ एम एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ये आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देख सकते हो बेटा। तो फॉर स्मॉल ऑस्किलेशन अबाउट द लोएस्ट पॉइंट, अगर मैं स्मॉल ऑस्किलेशन अगर देखते हैं, थीटा को अगर स्मॉल टेंडिंग टू जीरो लेके जाते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 5 + 5, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो फाइव के, साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है फॉर स्मॉल एंगल थीटा। और कॉस थीटा कितना होता है, 1 + 5 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, तो आप देख सकते हो कि यू इफेक्टिव एट द फाइव कितना आता है, एम जी आर 2 - 5 स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू क्यू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर फाइव स्क्वायर। अच्छा, एम जी आर वगैरह ये सब कांस्टेंट है, आप देख सकते हो। और ये क्यू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये भी कांस्टेंट है। तो आप इसमें क्या होगा कि हाफ एम जी आर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर फाइव स्क्वायर, ये क्या है, इफेक्टिव पोटेंशियल है। अच्छा, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म्स को बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म्स को अगर मैं इंक्लूड कर देता हूँ, इसमें एक एडिशनल टर्म कौन कौन सा आ जाएगा, क्यू कैपिटल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो मोशन ऑफ इक्वेशन क्या बन गया बेटा, एम आर स्क्वायर फाइव डेट फाइव डबल डॉट, क्यों, क्योंकि डी टू फाइव बाई डी टू, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, माइनस डी यू इफेक्टिव बाई डी फाइव, और ये इस तरीके से आ गया। अच्छा, ये यू इफेक्टिव था, अगर यू इफेक्टिव को फाइव के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेट किया, तो वो फाइव के प्रोपोर्शनल आ गया। और ये जो फाइव के प्रोपोर्शनल आ गया, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा मोशन है वो किस तरीके का होने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम होने वाला है। तो अगर ये एसएचएम होने वाला है, तो ओमेगा ऑफ एसएचएम क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा ऑफ एसएचएम हो जाएगा अंडर रूट डी बाई आर प्लस कैपिटल क्यू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा, वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन टू पे आगे बढ़ते हैं बेटा। A uniform solid cylinder of mass capital M and radius capital R is placed on a rough horizontal plane of mass M. तो एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर एक यूनिफॉर्म है मास एम का, उसको किस पे प्लेस किया गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ मास एम, स्मॉल मास एम, ठीक है। द प्लेन इज पुल्ड विद टाइम वेराइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसका वैल्यू दे रखा है एफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको टाइम वेराई, जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं अपने, नॉर्मल आपने जो गोथ्रू क्वेश्चन देखे होंगे, कि एक कांस्टेंट फोर्स दे रखा होगा या फिर फोर्स एट द फंक्शन ऑफ समथिंग कुछ एक्स वगैरह दे रखा होता है। बट इस क्वेश्चन में हमने क्या ट्विस्ट डाला है कि जो फोर्स है वो साइन के फंक्शन के साथ वेराई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये रोटेशन का इस तरीके से प्रॉब्लम बनेगा। द सिलेंडर रोल अबाउट विदाउट स्लीपिंग ऑन द प्लेन, तो सिलेंडर क्या हो रहा है, रोल हो रहा है विदाउट स्लीपिंग ऑन द प्लेन। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड प्लेन, तो ये सिलेंडर और प्लेन के बीच में जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो म्यू एस दे रखा है, ठीक है। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस सिस्टम इज ट्रू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर सेंटर ऑफ मास दे रखा है 2ft अपॉन 3 कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो हमें क्या बोल रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर का अगर हम एक्सेलरेशन निकाल पाऊंगा, तो पहले सबसे पहले उसके सेंटर ऑफ, इस पूरे ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे हम लोग
क्या फोर्सेज लग रहे हैं उनको हम इक्वेट करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि स्पीड पे किस तरीके का एक्सीलरेशन लगा होगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सिलेंडर। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सिलेंडर कितना लग रहा होगा इसको देखना है। तो सिलेंडर, अच्छा स्लीपिंग पॉइंट की बात ये है कि सिलेंडर कब स्लिप करना पड़ेगा, तो इसमें एक कंडीशन दे रखा है एफ नॉट इज ग्रेटर देन म्यू एस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी। ठीक है। एंड द एक्सीलरेशन ऑफ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर ऑफ मास। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले हम, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर से हमने लास्ट पॉइंट पे जहां से रोका था। आई होप मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लेट किया है कि जो सेंटर एक्सीलरेशन का जो सिलेंडर का जो सेंटर होगा उसका सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ऐसे ही ले रखा है। अच्छा, एंगुलर एक्सीलरेशन अगर ये रोलिंग का कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, एसी इक्वल टू आर अल्फा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फॉर सिलेंडर अगर दे रखा है, अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करूं किसके अबाउट, फोर्सेज एंड टॉर्क अबाउट द सेंटर। अच्छा, सेंटर के अबाउट हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है और फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सिलेंडर का वो निकालना है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स को आर से, तो हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम एस सी हो जाएगा ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि हमने रोलिंग, देखो सिलेंडर रोल कर रहा है और ये आगे ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर का जो एसी होगा वो आर अल्फा होगा और एक सिलेंडर का जो ट्रांसलेशन मोशन होगा वो कितना हो जाएगा, एसी, जिसको हम लोग एसी ले रखा है। ठीक है। अच्छा, स्मॉल एफ आर इक्वल टू वाई अल्फा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जो एफ इंटू आर होता है वाई अल्फा के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगी इंटू अल्फा। तो स्मॉल एफ कितना हो जाएगा, हाफ एम एस सी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एम एस सी की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी, वो किसके इक्विवेलेंट है, वो हाफ एम एस सी के इक्विवेलेंट है। तो वो एक क्या कंडीशन, क्या है इसमें ट्रिक यूज हुआ है कि ये जो कंडीशन है ये इम्पॉसिबल एम इक्वल टू जीरो का कंडीशन है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इससे इसको हम लोग अवॉइड करेंगे इस स्टेप को। अच्छा, फिर आगे कंसिडर करते हैं। तो the friction on the force on the cylinder act in the direction of motion because the plank move the cylinder and roll without slipping। तो अगर मैं इसमें न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ टी माइनस एम एफ इस कितने किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एम ए पी, और ए पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने एक्सीलेशन सूडो एक्सीलेशन हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। सूडो एक्सीलेशन यहाँ पे क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा जो यहाँ पे फोर्स है वो टाइम में रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे सूडो फोर्स नहीं लूंगा तो हमारा जो अभी हमने केस देखा, जिससे कि एक्सीलरेशन एसी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन था वो जीरो हो जा रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं था। अच्छा, फिर से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो स्मॉल एफ है वो कैपिटल एम एस सी के बराबर है, और रोटेशन ऑफ सिलेंडर को कंसीडर करेंगे तो स्मॉल एफ कैपिटल आर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा है। तो उससे स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, एम ए सी बाई टू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, स्मॉल एफ जो है वो कैपिटल एम ए सी के इक्वल था, एंड स्मॉल एफ जो है वो हाफ एम ए सी के इक्वल है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अच्छा, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, अच्छा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो जीरो वेलोसिटी होगी उसकी। तो उसको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वीसी प्लस आर ओमेगा जो होगा उसको वीपी के इक्वल हम लोग कर देंगे, जो सूडो हमने वेलोसिटी ले रखी है। तो एसी क्या हो जाएगा, एसी प्लस आर अल्फा वो एपी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एसी प्लस ओमेगा आर जो है वो भी एसी के इक्वल है, वो एपी के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो ए एक्सेलेरेशन ऑफ सूडो एक्सेलेरेशन है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस एसी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, फिर से हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन पे रिटर्न हो जाएंगे। एफ टी माइनस स्मॉल एफ जो होगा वो एम ए पी के इक्वल है, इज इक्वल टू टू एम एस सी। क्यों टू एम एस सी हो जाएगा, क्योंकि ए पी इज इक्वल टू टू ए सी, हमने पहले इसको डिराइव किया। ठीक है। तो एफ टी माइनस एम ए सी जो होगा वो टू एम ए सी के इक्वल है। तो उससे हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है वो कितना आ जाएगा, एफ टी अपॉन कैपिटल एम प्लस टू एम। ठीक है।
अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू एसी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू एफ टी अपॉन एम प्लस टू एम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर द सिलेंडर नॉट टू स्लिप, उसके लिए हमने क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू एस इंटू एन होना चाहिए, और नॉर्मल कितना हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू एस इंटू एम जी हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम लोग यहाँ सेटिस्फाई करा देंगे, तो एफ नॉट किससे लेस देन होना चाहिए, म्यू जी स्मॉल एम जी एम प्लस टू एम अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो दे रखा है अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो अगर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में दे रखा है इट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर। तो ये रिंग ऑफ रेडियस आर है, और यहाँ पे आई टी इसके वर्टिकल प्लेन में हमें एक स्ट्रेट है करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर रखा है, ठीक है। द रिंग इज फ्री टू रोटेट अबाउट द डायमीटर परपेंडिकुलर टू द वायर। तो रिंग जो है वो फ्री टू रोटेट है अलोंग द डायमीटर परपेंडिकुलर टू द वायर। तो मतलब इस वायर के इस परपेंडिकुलर के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। द करंट इन द वायर इज, करंट जो वायर है वो नॉर्मली हमने क्या दे रखा है, करंट जो वायर होता है वो हमें कांस्टेंट दे रखा होता है या फिर सम फंक्शन दे रखा हो, बट यहाँ पे हमने साइन ओमेगा टी से उसको वेराई किया है, जैसे कि हमें क्या इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का मतलब क्या है बेटा, कि आपको जो नॉर्मल टी हम लोग निकालते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि आई जो होता है वो नॉर्मल आई इक्वल टू 5 या 10 इस तरीके की वैल्यू दे रखा होता है। तो उससे थोड़ा सा हमने इसमें एक ट्रिक यूज किया है कि आई को क्या रख दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया, ठीक है। द रिंग हैज रेजिस्टेंस आर एंड सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो रिंग के पास जो इस रिंग के पास रेजिस्टेंस आर है और वो सेल्फ इंडक्टेंस एल है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, द रिंग इज इनिशियली इन द प्लेन कंटेनिंग द वायर। तो रिंग क्या है, इस प्लेन में है कंटेनिंग द वायर, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, द टॉर्क ऑन द रिंग इज ऑलवेज जीरो बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रिंग्स प्लेन। तो टॉर्क ऑन द रिंग इज ऑलवेज जीरो, तो इस रिंग पर जो टॉर्क है वो ऑलवेज जीरो है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रिंग प्लेन। तो हम देखेंगे इसको, पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि टॉर्क कितना आता है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या पूछा है, द रिंग विल एक्सपीरियंस एन ऑसिलेशन टॉर्क एंड विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर। तो इसने ये बोल रखा है कि जो रिंग होगा वो उसके ऊपर एक ऑसिलेटिंग टॉर्क लगेगा और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा डायमीटर के अलावा। सी ऑप्शन में पूछ रखा है, द रिंग विल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट टॉर्क एंड विल रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। और फोर्थ ऑप्शन में पूछ दे रखा है, द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग इज ऑलवेज जीरो बिकॉज द फ्लक्स थ्रू द रिंग इज जीरो, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ठीक है, अप्रोच करते हैं बेटा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर एट डिस्टेंस रो फ्रॉम द वायर कितना होता है, म्यू नॉट अप आई अपॉन 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे हमने रो ले रखा है, तो 2 पाई रो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो वायर दे रखा है और ये रिंग दे रखा है, तो उसके पहले तो फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स थ्रू द रिंग व्हेन द प्लेन कंटेन्स मैग्नेटिक एंगल थीटा विद द वायर। तो फ्लक्स हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डॉट डी आ जाएगी। और बी हमें क्योंकि म्यू नॉट आई टी अपॉन 2 पाई दे रखा है, और डॉट डी ए की वैल्यू, तो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी ए कॉस थीटा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि जो डीए है और वो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। अच्छा, सिंस cos थीटा इज कांस्टेंट ओवर द रिंग एरिया, तो हमें फाई की वैल्यू हो जाएगी, cos थीटा जो है वो पूरे रिंग के एरिया पे कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई टी कॉस थीटा अपॉन 2 बाई 1 बाई रो, रो डी रो डी फाई। अच्छा, डी रो कितने कब डी फाई जो होगा वो कैसे वेरी कर रहा होगा बेटा, डी फाई जो होगा वो एंगल जो है वो 0 से 2 पाई में वेरी करेगा, और रो जो होगा वो 0 से आर का में वेरी करेगा। तो ये डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट फ्लक्स कैलकुलेशन हमें देखना है, तो
रिंग जो पहले था वो इनिशियली एक्स वाई प्लेन में था, और वायर जो है वो जेड एक्सिस में है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, एजीमुथल हो जाएगी, ठीक है। एंड द फ्लक्स थ्रू द वायर इज जीरो बिकॉज द फील्ड इज पैरेलल टू द रिंग प्लेन, ठीक है। तो जो वायर है और रिंग का जो प्लेन है वो, रिंग का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, तो वो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो इसकी वजह से फ्लक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, इफ द रिंग स्टार्ट रोटेट्स अबाउट द डायमीटर, द एंगल बिटवीन द रिंग प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। तो अगर रिंग रोटेट कर रहा है डायमीटर एक्सिस के अबाउट, तो एंगल बिटवीन द रिंग प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी एवरेज इंटू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें फाई की फ्लक्स की वैल्यू पता चल गई, तो उससे हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा वो निकाल सकते हैं, किसे, माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा, डी फाई बाई डी टी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई टू डी आई बाई डी टी साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टॉर्क कितना हो जाएगा रिंग पे बेटा, तो टॉर्क जो रिंग पे हो जाएगा वो एम क्रॉस बी हो जाएगा। और वो एम क्रॉस बी कितना होगा, आई इंटू पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बी कॉस थीटा हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है बेटा, जो टॉर्क है वो कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है। द रिंग विल एक्सपीरियंस एन ऑसिलेटिंग टॉर्क एंड विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर इस फील्ड में थीटा वेरी कर रहा है, तो थीटा वेरी कर रहा है तो उसके वजह से ऑसिलेशन होगा। तो टॉर्क इस फील्ड में, जो टॉर्क इस केस में है वो नॉन जीरो है, एंड द फील्ड इज नॉट पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द रिंग प्लेन व्हेन इट्स रोटेट। तो इससे हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। अरे ऑफ लाइट ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम है बेटा। अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड रिफ्लेक्टिंग लेंस कैपिटल बी। तो एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रहा है ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये आप देख सकते हो, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू दे रखा है। द रे एंटर द स्फीयर, तो रे जो हो रहा है वो स्फीयर में एंटर हो रहा है, एंड इट अंडर गोज मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंड इट इमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर, तो ये फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद स्फीयर से इमर्ज होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे रखा है, द रे इमर्ज आफ्टर एन रिफ्लेक्शन, द टोटल डेविएशन सफर्ड बाय द रे इज डेल्टा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, द कंडीशन फॉर द रे टू इमर्ज आफ्टर एन इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर एन इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद अगर रे बाहर निकल रही है, तो हमें इंसिडेंट एंगल और म्यू में क्या रिलेशनशिप होगा वो उसको हमें स्टेब्लिश करना है। तो ठीक है बेटा, सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं इसको। सॉल्यूशन में, फॉर द रे टू इमर्ज आफ्टर इन रिफ्लेक्शन द टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द आर between entry and the exit point must be 2n times the critical angle। अच्छा, हम लोग देखते हैं बेटा कि जो इंटरनल एंगल जो होता है, अगर किसी रे को इमर्ज करना है तो वो जो होता है क्रिटिकल एंगल के एन के प्रोपोर्शनल होना पड़ता है। तो अगर इसमें 2n टाइम्स के अगर प्रोपोर्शनल है, तो वो 2n इंटू क्रिटिकल एंगल के अगर प्रोपोर्शनल हो तब वो रे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। At each internal reflection, the ray deviate by the angle pi minus 2r। ये हमें पता है कि अगर एक भी डेविएशन होता है तो वो कितना होता है, पाई माइनस टू आर का डेविएशन होता है वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, और टोटल एंगल रिफ्लेक्शन जो टी आई आर होता है वो किसी सरफेस वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो आर ग्रेटर देन आर सी होना चाहिए, और वो साइन इनवर्स वन बाई के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। द रे एंटर द एट एंगल आई एंड रिफ्रैक्ट्स, तो यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। और क्योंकि वो एयर से हो रहा है तो फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कौन होना है, ठीक है। फॉर द रे टू इमर्ज आफ्टर एन इंटरनल रिफ्लेक्शन द सेंट्रल एंगल बिटवीन द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, वो क्या होना चाहिए, 2n टाइम्स पाई बाई टू माइनस आर इज लेस देन पाई होना चाहिए। तो इससे स्मॉल आर का जो होता है वो कंडीशन पता चल गया। क्या पता चला, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम लोग साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर होगा, तो हम लोग आर की वैल्यू का पुट कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, म्यू टाइम साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। अच्छा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा हो जाएगा, तो साइन आई लेस देन म्यू कॉस पाई बाई टू होना चाहिए, विच इज इक्वल टू म्यू साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। तो ये हमारा कंडीशन निकल के आ गया, और ऑप्शन नहीं करेक्ट हो गया बेटा। इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देना, जो हमने कंडीशन यूज की है, देखो हमने डिराइव करना स्टार्ट नहीं किया कोई भी कंडीशन को। हमने जो कंडीशन थी वो कि पाई माइनस टू आर से डेविएट हुई है,
इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करें। तो जो भी आप रिजल्ट पढ़ रहे हो, जो भी आप थ्योरम पढ़ रहे हो, उसको जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको आप डायरेक्टली याद रखो, क्योंकि जो भी जेई में प्रॉब्लम पूछेगा उसमें मल्टीपल कंडीशन होगी, तो आपको डिराइव करने में काफी टाइम लगेगा और एक्चुअल प्रॉब्लम में आप एंटर नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन से हमने बस ये सीखा कि ये जो हमने जो डेरिवेशन एनसीईआरटी में गिवन है उसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, और अपने जो हमारा अप्लाइड कॉन्सेप्ट जो हमें अप्लाइड क्वेश्चन में पूछा है उसको अप्लाई करके आंसर पे जंप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं बेटा। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन द वेज ऑफ मास कैपिटल एम। तो एक स्मॉल मास स्मॉल एम दे रखा है, इस फिगर में आप देखना थोड़ा सा फिगर गलत है, इस स्मॉल एम को यहाँ पे होना चाहिए, और एक वेज दे रखा है कैपिटल एम एंड एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। द वेज इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो वेज जो है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड है। The block is released from rest from a height small h on the wedge, ठीक है। The coefficient of friction between the block and the wedge is small mu, ठीक है। तो coefficient of friction जो ब्लॉक और वेज के बीच में दिया है वो म्यू दे रखा है। तो ये थोड़ा इजी कैटेगरी की तरह प्रॉब्लम है बेटा। तो क्या पूछा है, एक्सीलरेशन ऑफ द वेज इज जीरो इफ म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा एंड द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन। तो इस कंडीशन को निकालने के लिए आप सिंपल आप जो होता है फ्री बॉडी डायग्राम पहले सब बनाओ, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप इसके सारे पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन क्या लगेगा बेटा। अच्छा, लेट द एक्सीलरेशन ऑफ एज बी ए टू द लेफ्ट इन द फ्रेम ऑफ वेज। तो सबसे पहले हम वेज के फ्रेम में जाते हैं, तो हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल स्मॉल एम, ठीक है। अच्छा, पहला इक्वेशन जो कि आप जनरली लिखते हो क्या होता है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू वन इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, म्यू वन माइनस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एरिया, ठीक है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन होता है। अच्छा, ये हमने क्या लिखा, एलोंग द इंक्लाइन लिखा। अच्छा, आप परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लिखेंगे तो नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा इज माइनस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। तो उससे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ये रिजल्ट आप याद भी रखो क्योंकि ये बहुत जनरलाइज केस है। अच्छा, ऊपर वाले इक्वेशन में एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम एम में हम पुट कर देंगे वैल्यू को, तो स्मॉल एक्सेलरेशन ये कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए रिलेटिव कितना आ जाएगा बेटा, स्मॉल ए का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ए रिलेटिव यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर लोगे कितना आएगा, जी टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन माइनस एम ए साइन थीटा अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। अच्छा, फॉर म्यू ग्रेटर देन tan थीटा द ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, तो ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन को यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और स्टेप पूछ रखा है, वो क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन फ्रॉम हाइट एज। ऊपर से सिंपल हाफ ए रिलेटिविटी स्क्वायर को हम लोग एस के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे, और स्मॉल एस की वैल्यू कितना है, एच अपॉन साइन थीटा है, तो बस यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम था बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 6। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट्स ऑफ एरिया कैपिटल ए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है विद प्लेट ऑफ कैपिटल एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन दी, तो ये सेपरेशन डी दे रखा है, फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी विद के एक्स इज इक्वल टू के नॉट वन प्लस अल्फा एक्स। अच्छा, ये हमने फिजिक्स बी और जेई वाले चैनल पे डाइलेक्ट्रिक सारे केसेस के प्रॉब्लम जो भी पॉसिबल हो सकते हैं जेई में हमने डाल रखे हैं, तो उसको आप जरूर देखना बेटा। वेर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेट, तो एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेट क्या होता है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द ईएमएफ व्हील, तो उसमें सबसे पहले क्या पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज यूनिफॉर्म। तो और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर डी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, और कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम पूछ रखा है, और बाउंड चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जीरो है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक होता है वो कितना होता है, ई एक्स होता है। जो ई एक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो क्या होता है, डी अपॉन के एज अ फंक्शन ऑफ एक्स।
इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ई एक्स इंटू डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन 0 से d हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पोटेंशियल पता चल जाएगी। तो आप इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बेटा, डी एक्स अपॉन 1 + अल्फा एक्स है, तो वो लॉन की तरफ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन के नॉट एप्सिलॉन नॉट अल्फा ln टाइम्स 1 + अल्फा डी, ठीक है। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट हमें कैलकुलेट करना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा, वो कैपिटल डी के इक्वल होगा, और वो कितना हो जाएगा बी के नॉट एप्सिलॉन नॉट अल्फा ln 1 + अल्फा डी। अच्छा, हमें सिग्मा पता चल गया, और तो अगर एरिया पता है और वी पता है तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। वो कितना होता है बेटा, तो वो होता है सिग्मा टाइम्स ए अपॉन बी। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, के नॉट एप्सिलॉन नॉट अल्फा इंटू ए अपॉन ln 1 + अल्फा डी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो होता है वो एक्स से वेराई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बाउंड चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो कितना है बेटा, पी वेक्टर डॉट एन कैप है, ठीक है। अच्छा, और पी वेक्टर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट के -1 इंटू ई वेक्टर, तो विच इज द बाउंड चार्जेस। और वो जनरली देखो बेटा कि जो बाउंड चार्जेस होता है वो सरफेस पे नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो इससे हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा। A uniform rod of length capital N is and small mass small m is hinged at one end and is released from rest from horizontal position. तो एक इस यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल दे रखा है और स्मॉल मास एम वो दे रखा है, वो हिंज कर रखा है वन एंड पे, और उसको रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। A small ball of mass small m moving with velocity v naught collides with the rod at the lowest point. तो अब ये बहुत जनरल केस है बेटा, एचसीबी में भी आप ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। ये रॉड पे एक रॉड को रिलीज किया गया है और स्मॉल एम वेलोसिटी v से एक पार्टिकल आ रहा है, वो इसको हिट कर रहा है, ठीक है। और ये जो कोलिजन है वो कैसा है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो हमें ऑप्शन में क्या पूछा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल सिस्टम अराउंड द हिंज इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोलिजन। The angular velocity of the system just after collision is 3 v naught upon 4l, and the impulse on the hinge during collision है वो m v naught by 4 दे रखा है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन m v naught स्क्वायर अपॉन में। इस सारे पार्ट्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले बिफोर कोलिजन क्या है, द रॉड इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, हाफ आई रॉड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू। क्यों, क्योंकि एम जी एल बाई टू हमारा जो पोटेंशियल है रॉड का, प्लस एम जी एल, ठीक है। अच्छा, ये किसका, हम पूरे सिस्टम का लिख रहे हैं, और द रॉड प्लस बॉल अटैच, ठीक है। अच्छा, आई रॉड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड क्यू की वो कितनी हो जाएगी, 1/3 ml इसका, जो कि हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड होता है वो ml²/3 होता है, ठीक है। द रॉड रीचेज द लोएस्ट पॉइंट विद द एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर रॉड को एंगुलर वेलोसिटी जो लोएस्ट पॉइंट पे है तो ओमेगा इज इक्वल टू √3g/l होता है। तो इस केस में जो हमारा वेलोसिटी ऑफ द रॉड है वो कितना है, ओमेगा एल हो जाएगा, तो √3g/l हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द कोलिजन बात करें तो स्मॉल जो बॉल है वो स्मॉल यू मूव कर रहा है इधर v वेलोसिटी से, वो क्या हो रहा है आफ्टर द कोलिजन वो स्टिक हो जाएगा। सबसे पहले एम वी नॉट इंटू एल हो जाएगा किसकी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल, और अबाउट द हिंज पॉइंट, ठीक है। और उस जब स्टिक हो जा रहा है तो फिर आई अबाउट द सिस्टम कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद उसके जो ओमेगा उसने रॉड को इम्पार्ट किया होगा तो उसके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई अब ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, ml²/3 + ml² हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 ml²। अच्छा, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोलिजन कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू एम वी नॉट एल अपॉन 4/3 ml²। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3v0/4l हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स ऑन द हिंज दे रखा है, ड्यूरिंग द कोलिजन द हिंज प्रोवाइड एन इम्पल्स। तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, एम वी नॉट इज इक्वल टू 2m/v प्लस जे अबाउट द हिंज। अच्छा, यहाँ पे बेटा इसमें ये देखो कि जो इम्पल्स होगा उसको हमें हिंज के अबाउट
कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, वी ओमेगा डैश इंटू एल बाई टू, और ओमेगा डैश की वैल्यू हमने 3v0/4l निकाली है। उसको एल बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 3v0/8 हो जाएगी, ठीक है। तो जे हिंज कितना हो जाएगा, m v0 - 2m 3v0/8 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4v m v0/4 हो जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हमें ओमेगा डैश हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, और आई अबाउट द सिस्टम निकाल रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई सिस्टम इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 m v0 स्क्वायर। तो इससे हमारा ए बी डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। A thin convex lens of focal length is small f and concave mirror of radius of curvature r are placed coaxial with the optical axis are coincident, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्सिस इनका कॉन्साइड कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज डी, तो लेंस और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी दे रखा है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस यू फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो इस लेंस यू डिस्टेंस पे हमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, ठीक है। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी को फॉर्म करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, द कंडीशन ऑफ फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी, अच्छा यहाँ पे यूजुअल केस नहीं दे रखा है। यहाँ पे हमें एक ही अप्रोच, देखो बेटा ऑप्टिक्स का जब भी प्रॉब्लम हमें पूछेगा जेई एडवांस में, तो वो ये नहीं देखेगा कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, उसकी डिस्टेंस डी दे रखा है, और 1/v और 1/u की फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वो आंसर निकल जाएगा, नहीं। यहाँ पे हमें रे डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और रे डायग्राम के अप्रोच को ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पे लेंस मिरर कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ फाइनल इमेज एट इंफिनिटी की कंडीशन पूछ रखी है। अच्छा, इमेज रियल कब होगा, और सिस्टम अगर टेलीस्कोप की तरह एक्ट करता है तो उसमें डिस्टेंस डी और एफ को रिलेट करने के पूछा है, ठीक है। ठीक है, तो लाइट पहले हम लोग क्या देखेंगे, द लाइट पासेस थ्रू द लेंस रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड अगेन पासेस थ्रू द लेंस, ठीक है। अच्छा, द कंडीशन फॉर द फाइनल इमेज टू इंफिनिटी मीन द फाइनल इमर्जन रेज आर पैरेलल। सबसे पहले तो इस मिरर दे रखा था बेटा, तो इस सबसे पहले लेंस दे रखा है, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, 1/v - 1/h = 1/f, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे v1 की वैल्यू u(f)/u - f आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है v हमने निकाला है, वो उसकी जो इमेज फॉर्म्ड है वो एक मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, और वो कितने डिस्टेंस पर रखा होगा, वो d माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d था, और वो v1 पे फॉर्म हो रहा है, तो d - v1 जो होगा वो हमारा अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा। तो वहां पे मिरर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v2 प्लस 1/d - v1 = 2/r। इसे v2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस अगेन। अच्छा, इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर जो है वो लेंस के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। फॉर द फाइनल इमेज टू बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी द ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस मस्ट बी एट द फोकस, ठीक है। ये हम कंडीशन जानते हैं कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसके वजह से जो इमेज बनता है वो इंफिनिटी को बनता है, ठीक है। द डिस्टेंस फॉर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस क्या है, d+v2 है। अगर d+v2 f के बराबर आ गई तो हमारा कंडीशन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये 1/u प्लस 1/f किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी थी, कि वो कितनी थी बेटा, 2/r -1/d सॉरी -1/d - v1 थी। तो v1 की वैल्यू को हम लोग वहां पे पुट कर देंगे, v2 की वैल्यू को प्लस डी करेंगे तो वो f के प्रोपोर्शनल f होना चाहिए था। तो v2 की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अच्छा, लास्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है कि लास्ट वो टेलीस्कोप की तरह कब बिहेव करेगा। तो अगर सिस्टम टेलीस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, जब फाइनल इमेज क्या होना चाहिए, इंफिनिटी पे होना चाहिए, तो उसके जो कंडीशन है वो d = f/f+r/2 है। तो इससे हमारा बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब सेक्शन 3 में चलते हैं बेटा। दिस सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस। फॉर each क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, ओनली वन इज करेक्ट एंड इसमें, सॉरी, ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ये इंटीजर टाइप वाला सेक्शन है बेटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 9 में क्या दे रखा है? A solid is have a sphere of radius capital R and a small and mass capital M is placed on a rough horizontal surface. ठीक है। A small ball of mass small m is released from rest from the top of the hemisphere. तो फिगर कुछ इस तरीके का होगा बेटा कि ये जो बॉल दे रखा है, ठीक है। तो द बॉल स्लाइड्स डाउन द स्मूथ सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये जो हेमिस्फियरिकल सरफेस से थी, उससे जो बॉल है वो स्मूथ सरफेस से स्लाइड कर रहा है। ठीक है। दिस हेमिस्फीयर इज फ्री टू मूव ऑन द रफ सरफेस। तो ये इस रफ सरफेस पे जो हेमिस्फीयर है वो फ्री टू मूव है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द हेमिस्फीयर एंड द सरफेस इज, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? द बॉल डज नॉट लूज, बॉल लूजेस कांटेक्ट विद द हेमिस्फीयर व्हेन इट descended height h, small h. If the hemisphere is on the verge of slipping at the instant the ball loses the contact, find the minimum value of mu required। तो ये बहुत इजी कंडीशन है बेटा। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम आप सिंपली अप्लाई कर दो पूरे कंडीशन पे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? द बॉल स्लाइड डाउन द स्मूथ सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो एंगल थीटा ये आप बहुत इजीली आप देखे हो, तो वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है कि जो स्मॉल एच है वो आर आर टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। एम जी एच इक्वल टू हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। अच्छा, वी क्या है? स्मॉल वी क्या है? द वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू द ग्राउंड है, और कैपिटल वी क्या है? द इज द वेलोसिटी ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है। द बॉल लूजेस द कांटेक्ट व्हेन द नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो एम स्मॉल एम जी कॉस थीटा माइनस एन हो जाएगा स्मॉल एम वी स्क्वायर बाई आर कैपिटल आर। एट द पॉइंट ऑफ लूजिंग कंटेंट नॉर्मल जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी आर कॉस थीटा आ जाएगी। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी स्क्वायर माइनस टू स्मॉल वी कैपिटल कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि जो यू और वी के बीच में डिस्टेंस, सॉरी एंगल थीटा है, तो हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड का समेशन करना पड़ेगा। और वो जानते हो बेटा कितना आता है? वी स्मॉल वी स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर यू और वी दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो वी आप रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ये होता है। ठीक है। एट द इंस्टेंट ऑफ लूजिंग कॉन्टेक्ट तो नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो, तो वहां पे म्यू इन जो होता है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, द स्फीयर ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग एट द इंस्टेंट द बॉल लूजेस कॉन्टेक्ट, दिस मीन्स द फ्रिक्शन फोर्स इज मैक्सिमम। तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा, और वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, एन ग्राउंड जो होगा वो कैपिटल एम जी प्लस एन कॉस थीटा हो जाएगा। तो एन ग्राउंड इज इक्वल टू कैपिटल एम जी है, और एफ मैक्स जो है वो म्यू एस कैपिटल एम जी है। तो इससे हमारे स्मॉल एफ जो होगा वो जीरो हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। लेकिन अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो इसमें देखते हैं बेटा कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? डी टू अपॉन डी टी टू आर साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर हेमिस्फीयर का एक्सेलरेशन कैपिटल है, तो अगर हॉरिजॉन्टल हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा? ए रिलेटिव इज इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे एम स्मॉल ए एक्स प्लस कैपिटल ए। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम ए एक्स हो जाएगी। ठीक है।
फॉर द बॉल द रेडियल इक्वेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम ए कॉस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे जो एन होगा वो जीरो हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम ए कॉस थीटा, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन हम वहां पे यूज कर लेंगे, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी कैपिटल बी स्क्वायर। और वहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, वो कितना आ जाएगी, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन वन प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मिनिमम वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे किसके, इस थीटा के रिस्पेक्ट में, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 10 दे रखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cylindrical region of radius capital R contains a magnetic field B that varies with time as V vector is equal to V naught 1 plus alpha t times k cap. A conducting loop of radius small r is placed in the region with the plane perpendicular to the field, ठीक है। एक कंडक्टिंग लूप दे रखा है और उसका रेडियस जो है वो इस जो सिलेंड्रिकल रीजन था उससे कैपिटल आर उससे ज्यादा है, उसी के प्लेस में परपेंडिकुलर टू द फील्ड दे रखा है, ठीक है। अगर फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से थी, उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हमें वो जो लूप था वो उसको प्लेस किया, ठीक है। अच्छा, लूप का जो रेजिस्टेंस है वो रो पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट इज बी इंड्यूस्ड, तो फाइंड द रेशियो ऑफ बी इंड्यूस्ड अपॉन बी नॉट एट द टाइम टी इक्वल टू 1 बाई अल्फा, ठीक है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा टी दे रखा है। अच्छा, फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, बी एट द टाइम फंक्शन ऑफ टी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बी नॉट 1 प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है। फ्लक्स आ जाएगा तो उससे ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, वो डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप जो आर है वो कितना हो जाएगा, रो इंटू टू पाई आर हो जाएगा, ठीक है। फिर इंड्यूस्ड करंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, इस अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बी नॉट अल्फा अपॉन रो इंटू टू पाई आर, तो वो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर इंटू बी नॉट अल्फा बाई टू, ठीक है। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर वो कितना हो जाएगा, बी इंड्यूस म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, तो आई की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बी नॉट अल्फा अपॉन फोर। अच्छा, एट टाइम टी इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो हमें बी एज ए फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, तो टी को 1 बाई अल्फा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसकी वैल्यू बी एट टाइम टी कितना हो जाएगा, टू बी नॉट हो जाएगा। बट रेशियो में क्या पूछा है, तो बी इंड्यूस्ड बाई बी नॉट पूछा है, इज इक्वल टू फोर म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट अल्फा बाई फोर हो गया तो रखा है। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट टाइम, तो टी आई बाई डी टी जीरो दे रखा है, सो द रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो बी नॉट बी इंड्यूस्ड बाई बी नॉट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अल्फा अपॉन फोर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 में क्या दे रखा है बेटा, a concave mirror of radius capital R and convex lens of focal length small f are placed on a common principal axis, ठीक है। The distance between them is due. A point object P is placed at a distance u from the mirror. The light rays after reflection from the mirror passes through the lens and form the final image, ठीक है। The final image coincides with the object. Find the condition for this to be happen. If d is equal to 3f, find the value of u in terms of f and r. तो सेम इसमें कॉनकेव मिरर के केस में और एक फोकल लेंथ मिरर लेंथ का कॉम्बिनेशन दे रखा है, सेम क्वेश्चन में बस थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लाया गया है। तो कॉनकेव मिरर जो है वो रेडियस उसका कैपिटल आर है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, कैपिटल आर बाई टू हो जाएगा। फॉर द मिरर यूजिंग द मिरर फॉर्मूला वन अपॉन वी वन प्लस वन बाई यू टू बाई आर का इक्वल हो जाएगा, तो इससे वी वन हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर ये जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो हम फिर से वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ कैलकुलेट करेंगे, इससे वी टू हमें पता चल जाएगी। अच्छा, फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कॉन्साइड होना चाहिए, तो वी इज इक्वल टू यू होना पड़ेगा, तो सेम यू इक्वल टू इस वी टू से हम लोग इक्वेट कर लेंगे, तो वी वन इन द टर्म्स ऑफ डी यू एंड एफ कैलकुलेट हो जाएगा।
अच्छा, v1 इज इक्वल टू यू आर अपॉन टू यू माइनस आर दे रखा था, तो इसे हम लोग इक्वेट करेंगे, तो जो u और r में रिलेशन पता चल जाएगी, और d इक्वल टू 3 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो u क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है u में, तो वो कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल ए प्लस r अपॉन 4 प्लस r/2 प्लस माइनस f प्लस r अपॉन 4 प्लस r/2 माइनस 3r पर। तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट थी बेटा। नॉर्मली क्या होता है कि जो हम लोग जेई में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको अनयूजुअल क्वेश्चन तो काफी इजी था, बट ऐसा हो सकता है कि अनयूजुअल रिलेशनशिप आ जाए जिससे स्टूडेंट्स को मतलब कंफ्यूजन हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन गलत है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको यू और वी में रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो थोड़ा सा आपको यूजुअल अप्रोच से जाना पड़ेगा। इसमें क्वाड्रेटिक की तरफ आंसर गया है, तो आप उससे घबराइए मत। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, अ कैपिटल मास, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल, वी एक्स कितना दे रखा, हाफ के एक्स स्क्वायर दे रखा फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, एंड इज वी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम है, वो मूव कर रहा है वन डायमेंशनल पोटेंशियल में, जिसका पोटेंशियल वो एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अच्छा, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या दे रखी है, इनफाइनाइट दे रखी है। ठीक है, द पार्टिकल इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, पार्टिकल अपने ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम है। द वेव फंक्शन फाइव एक्स दे रखा है, ए एक्स ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो फॉर x less than 0. Find the normalization constant A and the expectation value of the potential B in the ground state। ठीक है, तो वेव फंक्शन हमें अगर फाइव फाइव एक्स फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, फाइव एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन है। ये थोड़ा सा जेई के सिलेबस से हमने थोड़ा सा पुट किया है बेटा, इसको पैराग्राफ में हमें पुट करना था, बट इंटीजर में हमने पुट कर दिए, तो वो आपको एक पैराग्राफ में नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन गिवन होगी, सिंपली क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, ये क्या बन रहा है बेटा, गॉसियन इंटीग्रल बन रहा है, जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितने, रूट पाई अपॉन फोर बीटा रेज टू पावर 3/2। ठीक है, अच्छा, फिर हम स्मॉल वी को इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा, फाइव एक्स वो कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, और ये हमें हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 2 पाई अपॉन 32 रूट टू अल्फा रेज टू पावर 5/2। बस इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो बेटा, जो बच्चे ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन नहीं किया हो। ठीक है, ठीक है, मैं सीधे कॉलम की तरफ चलते हैं बेटा। तो क्या पूछा, पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल फोर्स फील्ड जिसका पोटेंशियल वी आर माइनस के बाई आर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर सेंट्रल फोर्स वी आर इक्वल टू माइनस के बाई आर, तो ये केपलर प्रॉब्लम है, तो इसका जो आर होगा वो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एम के वन प्लस ई कॉस थीटा, मैच हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का हमें दे रखा है, सिंपल पेंडुलम एल ऑस्किलेटिंग विद स्मॉल एम्पलीट्यूड, इसका ये तो इजी प्रॉब्लम है, 2 बाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। अब पार्टिकल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ बी नॉट के कैप और वेलोसिटी हमें दे रखा है, तो हमें एक्स में रिलेशनशिप पता चल जाएगी, इससे कितनी हो जाएगी, सॉरी ओमेगा नॉट हमें साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होता है, इसको रिलेट कर लेंगे, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा सी इक्वल टू क्यू बी नॉट अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, a particle executing SHM with amplitude A and angular frequency ओमेगा, तो बस x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये काफी इजी प्रॉब्लम होते हैं, जो मैचिंग वाले प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बेटा, थोड़ा सा आपको याद करने वाले क्वेश्चन है, कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये अपने एनसीईआरटी से आप देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डायमेंशनलेस का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आपको प्लैंक कांस्टेंट की पता होना चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता होना चाहिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी अगर आपको इक्वेशन पता है, आप उसके डायमेंशनली पुट कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा।
और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक और आइसोकोरिक और आइसोबारिक का सिंपली फॉर्मूला प्रूफ रखा है। तो यही में कुछ क्वेश्चन तो इजी आते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इसी को एंड करते हैं, और कुछ एडिशनल चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और काफी अच्छा लगा इस मॉक को डिस्कस करने में। और आई होप कि आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हम ये मॉक सीरीज की काफी एक लंबी सीरीज बनाने वाले हैं। इसमें काफी मॉक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि लीडर वाले स्टूडेंट्स और जो भी एंथ्यूज के जिनका सिलेबस कवर हो चुका है उनको आप देखिए, और आप अपने जेई के प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है।